दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन लगभग तय हो गया है और हर बात अब अन्य राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के बढ़ती चली जा रही है। बंगाल में भी ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ गए हैं। बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर के बात अब सामने आ रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग से मिल रही संजीवनी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा छिड़ गई थी, लेकिन पिछले 2 दिन में यूपी, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक से कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें आने लगी हैं। यूपी में जहां सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो चुका है, तो वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में करीब करीब सहमति बन चुकी है। पहले जहां ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और उसके कुछ ही दिनों के भीतर गठबंधन की इस कवायद के सूत्रधार नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल और बिहार में इन झटकों से कांग्रेस और गठबंधन अभी तक उभर नहीं पाई थी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो ली। अब आपको बताते हैं कि कैसे वेंटिलेटर पर पहुंचे इंडिया अलायंस को सांसें मिलनी शुरू हुई। यूपी में कैसे बनी सपा कांग्रेस की बात। सपा के वाराणसी से उम्मीदवार घोषित करने को कांग्रेस के लिए सख्त संदेश की तरह देखा गया। बात बिगड़ती देख यूपी कांग्रेस की प्रभारी रह चुकी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला। प्रियंका ने अखिलेश से बात की और इसके बाद कांग्रेस के रुख में नरमी आई। कांग्रेस ने 4 और सीटों की जिद छोड़ दी और फिर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के एक फोन से बन गई बात। राहुल की 2 घटक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद अब लोकल लीडरशिप भी एक्टिव मोड में दिख रही है। शिवसेना यूबीटी 23 सीटों पर दावा कर रही है, तो वहीं शरद पवार की पार्टी भी दर्जन भर से अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही है। राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकारी पार्टी, सपा और लेफ्ट के साथ ही वंचित बहुजन अघाड़ी के भी अपने अपने दावे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र की 40 सीटों पर करीब करीब सहमति बन चुकी है और बात 8 सीटों पर अटकी हुई है। आप नेताओं संग बैठक में सीट शेयरिंग की ओर बढ़े कदम। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें दोनों ही दलों के बीच 4 और 3 के फॉर्मूले पर करीब करीब सहमति बन जाने की बात सामने आई और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। कांग्रेस को अब बंगाल से भी मिला सिग्नल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ममता ने ये ऐलान तब किया था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली थी। ममता ने 2 टूक कह दिया था कि हम कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि टीएमसी ने फिर से कांग्रेस को 2 सीटों की पेशकश करते हुए सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में 2 सीट देने के लिए तैयार है और मेघालय की तुरा और असम में 1 सीट मांग भी रही है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अधिक सीटें चाहती है और तुरा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी का बातचीत का प्रस्ताव कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये इंडिया अलायंस जो फिलहाल वेंटिलेटर पर चल रहा था, अब कहीं ना कहीं उसको संजीवनी मिल रही है, सांसें मिल रही है। इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी जो है वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो जो वेंटिलेटर पे इंडिया अलायंस चल रही थी, क्योंकि महागठबंधन टूट रहा था, बिखर रहा था, चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले, ममता बनर्जी ने एकला चलो का जो संदेश है वो दे दिया था, इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश में भी स्थिति जो है डामाडोल नजर आ रही थी। न्याय यात्रा में भी नहीं जा रहे थे अखिलेश यादव। अब सांसें मिल रही हैं, मान ले।
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लग रहा था कि इंडिया गठबंधन सही से नहीं चल पाएगा और जितने कंट्राडिक्शन हैं आपस में लोगों के, उस पे वो खरा नहीं उतर पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से यूपी की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 4 सीटें मांगी थी, लेकिन कमलनाथ ने वो सीटें देने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, इस जो बात उन्होंने कही कि कौन अखिलेश वखिलेश, उससे मैसेज बिल्कुल सही नहीं गया, बिल्कुल खराब मैसेज गया। और अगर हम एक एक स्टेट की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी इनका साथ छोड़ चुका है और ये भी कहा जा रहा था कि कैसे भी गठबंधन होगा। दरअसल कांग्रेस चाह रही थी कि उसका गठबंधन बसपा से हो और इस वजह से ही ये लंबा खिंच रहा था, गठबंधन नहीं हो रहा था। लेकिन अखिलेश इसको लेकर के काफी नाराज थे कि जब हमारा गठबंधन ऑलरेडी है तो हम बसपा को क्यों बीच में ला रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ देनी चाहिए। लगा कि शायद ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से इंटरफेयर किया और उसके बाद अपने लोगों को फोन किया, राहुल को फोन किया, राहुल को फोन करने के बाद में अखिलेश को फोन किया, तो और सारी बातें बन गई। 17 सीटें मिली हैं कांग्रेस को और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो गठबंधन हुआ है उसके बावजूद अभी बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। देखिए, प्रदीप जी, आप जो संभावनाओं की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर के आपसे चर्चा नहीं, मैं चाहूंगी कि ओवरऑल जो चर्चा है वो हमारी चले ऑल ओवर इंडिया में, किस तरह से जो है ये इंडिया अलायंस जो है काम करेगा। ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए अब वापस से वो आ गई हैं कि 2 सीटें हम दे पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कर्नाटक में फोन के जरिए जो है बातचीत करते हैं राहुल गांधी, तो भी 1 से 2 सीटों पर जो है सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जाकर के थम गई है। दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां 3 सीटों के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज एक तरह से करना पड़ा है। एक बात जो चल रही थी कि 3 स्टेट में बुरी तरह से अगर कांग्रेस हारी है तो उसका खामियाजा जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या हम ये भी मान करके चले कि इसी वजह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अब कांग्रेस को दबाती हुई दिख रही हैं? देखिए, थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो बताया, तारीख बताई 10 तारीख, अभी सारे लोग ये सोच के काम कर रहे हैं कि अभी अगर कुछ करेंगे तो एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाएंगी। ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा इसलिए दिया क्योंकि जिस तरीके से ईडी लगातार उनके भतीजे अभिषेक को सम्मन भेज रही थी, लेकिन अब इधर से आप कुछ दिनों से देखेंगे तो वो सिलसिला थम सा गया है जी। अब लेकिन चूंकि चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी वापस इंडिया गठबंधन में आने की बात कर रही हैं। उनको पता है कि अगर 2 चीजें हैं, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर अभी वो, उनको लगता है कि अगर अभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया तो उनकी पार्टी का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। 2024 के चुनाव के बाद में विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही सवाल है जो सारे विपक्षी नेताओं को एक साथ लेकर के, एक मंच पर लेकर के आ रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली है, कांग्रेस की दुश्मन रही है, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन इस समय वो भारतीय जनता पार्टी को मान रही है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो अपने छोटे दुश्मन से हाथ मिला सकती है और उनकी मजबूरी है। इतना ही नहीं, लेफ्ट भी उनके साथ में है। जिस लेफ्ट से वो लड़ी थी, जिस कांग्रेस से वो लड़कर के सत्ता उन्होंने हासिल की थी, आज उन्हीं के साथ में उनको आना पड़ रहा है। ये उनकी अपनी मजबूरी है। ये तो वेस्ट बंगाल की बात हो गई। बिहार की बात करें, बिहार में नीतीश कुमार जी पलट गए हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और खबरें तो यहां तक भी है कि वो ये कह रहे हैं कि अब की अगर उन्होंने पलटी मारी तो आरजेडी के जो यादव को वो मुख्यमंत्री बना देंगे और खुद दिल्ली के लिए चुनाव के लिए कूच करेंगे। यानी कि उन्होंने ऑप्शन अपना खोल के रखा है। यहीं पर दिक्कतें थी। वेस्ट बंगाल में दिक्कत थी, वहां पर सॉर्ट आउट हो गया है मामला। बिहार की दिक्कत थी, बिहार में आरजेडी के साथ पहले से ही गठबंधन है कांग्रेस का और वाम दलों का, वहां कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है। हम बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार सीटों पर चर्चा चल रही है और शरद पवार से जो वार्तालाप हो रही है, राहुल गांधी ने उनको फोन किया। और शरद पवार एक बड़े नेता हैं, वो उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो क्या उनको समझ में आ रहा है कि अब
समय आ गया है कि विपक्ष की सरकार बने। ये अदरवाइज शरद पवार कहीं भी जाने में संकोच नहीं करते हैं। तो महाराष्ट्र में भी ये मामला सुलझता नजर आ रहा है। पंजाब की बात करें, पंजाब में जानबूझ करके ये डेलिबरेटली ये काम किया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे, वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उसके पीछे की राजनीति यह है कि वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को उभरने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी हो जाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मौका देना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर एजेंडा यही है इस अलायंस का कि हमें मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। इसी मोटो के साथ जो है ये इंडिया अलायंस बना भी था, लेकिन तमाम जो समस्याएं और एक सहमति जो है बनती हुई नहीं दिख रही थी और तमाम बयानबाजी का दौर भी चल रहा था। आपसे यहाँ पर, क्योंकि कहीं पर आप साथ हैं, कहीं पर साथ नहीं है, क्या जनता इस बात को नहीं समझ रही होगी प्रदीप जी? बिल्कुल, देखिए जनता समझ रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जनता दूसरी चीजें भी समझ रही है। जनता ये समझ रही है कि ये जो गठबंधन है ये अपॉर्चुनिस्टिक है, ये अवसरवादिता है और इसी कारण ये सारे लोग आ रहे हैं। मोदी जी ये मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि चूंकि वो सारे जो करप्ट लोग हैं उन पर एक शिकंजा कस रहे हैं और यही कारण है कि सारे ये जो विपक्षी दल हैं जो अपॉर्चुनिस्ट दिखा रहे हैं, अवसरवादिता दिखा रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है और ये मैसेज देने में कामयाब हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये मैसेज दे रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी खराब लोग हैं, जितने को भी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट बताया था, भ्रष्ट नेता बताया था, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टारगेट करती है जो जिनको वो अपनी पार्टी में लाना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाल लेते हैं वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके जो नहीं डालते हैं, जैसे आज ही गोरखपुर में छापे, ईडी ने छापे डाले। जो हरिशंकर तिवारी हैं, उनके बेटे कुशल तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे हैं, उनके यहाँ पर आज ईडी के छापे पड़े। तो आम आदमी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, वो ये मैसेज देने में कामयाब हो गई हैं, वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई हैं कि ये करप्शन पर अटैक नहीं है, ये सिर्फ ऐसे विपक्ष के लोगों पर ही अटैक किया जा रहा है। और ईडी ने अब तक जितने भी ये सर्चेस की हैं उसमें से 95 बहुत जल्दी में ये भी समझना चाहेंगे कि ये दो लड़के, क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था कांग्रेस और सपा साथ मिलकर के चुनावी मैदान में, और उस वक्त में नारा भी दिया गया था कि दो लड़के मिलकर के उत्तर प्रदेश को संवारेंगे, सजाएंगे। ये दो युवराज जो है क्या इस बार कमाल करके दिखा पाएंगे या प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनका भी चेहरा सामने में रहेगा? बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। अपना प्रश्न दोहराएंगे प्लीज फिर से। जी प्रदीप जी, ये सवाल, क्योंकि जब पहले चुनाव हुआ था जिसमें सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े, तो इस वक्त में नारा था कि दो लड़के मिलकर यूपी को सजाएंगे और संवारेंगे। कुछ ऐसा ही दमखम क्या इस बार भी देखने को मिलेगा या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का चेहरा भी सामने कांग्रेस कर सकती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है आपका और ये वाकई लोग समझना चाहते हैं इस बात को, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर चुकी है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसका उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, लाभ भी मिला, क्योंकि 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई थी 2019 के चुनाव में जब सपा बसपा ने हाथ मिलाया था। 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की आ गई थी। आप अंदाजा लगाइए 2014 के चुनाव में जिस बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिली थी और ये एक प्रचारित हुआ था कि हाथी ने अंडा दिया, वो उस गठबंधन के जरिए 10 सीटें ज्यादा लेने में कामयाब, 10 सीटें पाने में कामयाब हो गई। तो गठबंधन का लाभ तो मिलता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हाँ, बात कांग्रेस की करें, कांग्रेस का उस समय कोई भी जनाधार यहाँ पर नहीं था, मात्र 2.5% वोट बैंक था। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में मेहनत की है, जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो
पीडीए की बात कर रहे हैं, दलित और पिछड़े की बात कर रहे हैं। चलिए, तो इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। प्रदीप जी, वक्त की कमी है, हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पे अब लेकिन धीरे धीरे सांसें मिलती दिख रही हैं, संजीवनी मिल रही है। लेकिन चुनाव आते आते, क्योंकि विचारधारा अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, देखना यह होगा कि बदलाव होगा या इसी पे पूरी तरह से स्टैंड रखते हुए आगे आने वाले चुनाव में सभी साथ मिलकर के उतरेंगे, सिर्फ मोदी बीजेपी को हराने के एजेंडे के साथ, जो उनका मेन एजेंडा है।